आज घर में बड़ी व्यस्तता थी। घर में शादी का माहौल जो था, 2 दिन बाद ही रूपाली की ननद सिया की शादी है और आज उसका महिला संगीत था। रूपाली को शादी की भागदौड़ में पार्लर जाने का समय नहीं मिल पाया था। रूपाली सोच रही थी कि अब तो खुद ही तैयार होना पड़ेगा, पर रूपाली को ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता था। फिर भी उसने हल्का मेकअप किया और पीले रंग का सूट पहना, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने। कोई ज्यादा साज सजा न आने के कारण बालों का सिंपल सा स्टाइल बना लिया था। तैयार होने के बाद रूपाली बहुत ही सुंदर लग रही थी। पीले रंग के सूट में वह खूब जच रही थी। तभी कमरे में रूपाली का पति साहिल आता है। रूपाली को देखकर साहिल भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता है। रूपाली ने बात को टालते हुए कहा, तुम किसी काम से आए थे क्या? साहिल ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, वो बुआ जी तुम्हें बुला रही है। रूपाली ने कहा, ठीक है, आप चलो, मैं आती हूँ। सुनकर साहिल कमरे से चला जाता है और रूपाली मुस्कुरा कर रह जाती है। रूपाली बुआजी से मिलने के लिए जाती है। रूपाली को देखते ही बुआजी बोलती हैं, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, जिस पर रूपाली हंस देती है। और वहीं पर ही रूपाली की ननद सिया और सास विमला जी भी होती हैं। सिया अभी अभी पार्लर से तैयार होकर आई थी। उसने गहरे लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनवाया हुआ था। सिया को बुआजी का इस तरह रूपाली की तारीफ करना पसंद नहीं आया। वह कड़वाहट भरी नजरों से रूपाली को देखती है। सिया सोचती है कि मैं तो पार्लर से तैयार होकर आई हूँ, तब भी बुआजी ने मेरी तारीफ नहीं की, और भाभी तो घर पर ही तैयार हुई है, तब भी बुआजी रूपाली भाभी की तारीफ कर रही है। सिया को इस तरह अपनी ओर देखते हुए रूपाली को बहुत अजीब लगता था। वह सिया को कहती है, दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो। धन्यवाद कहकर सिया वहां से चुपचाप चली जाती है। तभी बुआजी रूपाली को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है, क्योंकि संगीत के लिए पड़ोस की औरतें भी आ चुकी थी। सब ग्रुप में डांस करती थी, जिसके लिए रूपाली बहुत उत्साहित थी और उसे बहुत मजा आता था। यहाँ पर भी उसने सोचा ग्रुप डांस में बहुत मजा आएगा। पहले ढोलक पर गाने और भजन गाएंगे, उसके बाद डीजे पर एक एक करके औरतों ने डांस करना शुरू कर दिया। अब तो रूपाली के हाथ पांव फूल गए। सोलो डांस तो उसने आज तक नहीं किया था। ग्रुप डांस में तो किसी का ध्यान नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सोलो डांस, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। उसने सोचा वह डांस नहीं करेगी, लेकिन कौन मानने वाला था। उसे जबरदस्ती डांस के लिए खड़ा कर दिया गया। उसे भी जैसा आता था वैसा ही डांस कर दिया। डांस करने के बाद सबने तालियां बजाकर उसकी खूब तारीफ की और कई औरतों ने तो उसकी तारीफ करते हुए कहा कि रूपाली तुमने बहुत अच्छा डांस किया है। सास ने भी इशारे से बताया कि रूपाली तुमने वाकई बहुत अच्छा डांस किया है। ये देखकर रूपाली को बहुत खुशी हो रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसे इतना अच्छा डांस करना आता है। तभी रूपाली जाकर अपनी ननद सिया के पास बैठ जाती है। उसने देखा कि सिया की ड्रेस बैकलेस है और उसके पीछे से स्टेप भी दिख रहे हैं। दीदी आपकी स्टेप दिख रही हैं, कहते हुए रूपाली ठीक करने की कोशिश करती है तो सिया कहती है कि कोई बात नहीं भाभी, ये तो आजकल का फैशन है। रूपाली ने सोचा स्टेप दिखाना भी फैशन है, बड़ी अजीब बात है। उसे अपनी शादी का समय याद आ गया। शादी से पहले जब रूपाली का लहंगा तैयार होकर आ गया था तो रूपाली की सास विमला जी ने उस लहंगे को देखने के लिए अपने पास मंगाया था। लहंगे को देखकर विमला जी भड़क गई और रूपाली को फोन कर कहने लगी कि तुमने लहंगे के ऊपर ब्लाउज क्यों बनवाया है, कुर्ती क्यों नहीं। तभी रूपाली ने उन्हें बताया कि सभी ने लहंगे को देखकर कहा था कि इस पर ब्लाउज ही अच्छा लगेगा, कुर्ती अच्छी नहीं लगेगी। तब विमला जी ने गुस्से में फ़ोन काट दिया था। उसके बाद साहिल का फ़ोन आया कि तुमने ब्लाउज क्यों नहीं बनवाया, मम्मी भड़क रही है। तो रूपाली ने साहिल को ब्लाउज ना बनवाने की वजह बता दी, लेकिन अब रूपाली को भी गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि मेरा ब्लाउज बिल्कुल ठीक है, ना वह स्लीवलेस है, ना ही उसका बड़ा गला है। लहंगे का दुपट्टा भी है, जिससे ब्लाउज तो पूरा ढक ही जाएगा। और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो ये बता दो कि साड़ी के ऊपर भी ब्लाउज बनवाने हैं या कुर्ती ही बनवानी है। रूपाली का गुस्सा देखकर साहिल बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो मम्मी ऐसी कर रही थी, जो बन गया वह ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। लेकिन रूपाली को बहुत बुरा लग रहा था। एकदम संगीत की तेज आवाज़ से रूपाली वर्तमान में लौट आती है और विमला जी को देखती है, जो कि अपनी बेटी को देखकर फूले नहीं समा रही थी। उन्हें ना तो अपनी बेटी की बैकलेस ड्रेस दिखाई दे रही थी और ना ही अपने संस्कार।
आज उन्हें अपने घर के संस्कार याद ही नहीं आ रहे थे। लोग कितने दोहरे मापदंड के होते हैं। लोग अपनी बहू पर तो अपने विचार शादी से पहले ही थोपने लगते हैं और उसे शादी से पहले ही अपने कंट्रोल में करने लगते हैं। धीरे धीरे संगीत का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। रूपाली भी काम खत्म करके जब अपने कमरे में जाने लगती है तो उसे पास के कमरे से बुआजी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें अपना नाम सुनकर रूपाली कुछ क्षण के लिए रुक जाती है। बुआजी सिया से कह रही थी कि आज रूपाली बहुत सुंदर लग रही थी और उसने डांस भी बहुत अच्छा किया था। ये सुनकर सिया बोली, बुआजी इसे सुंदर होना नहीं कहते। इतना सुनने की देरी थी कि तभी रूपाली भी उस कमरे में कुछ सामान लेने के बहाने से आ जाती है तो सिया उसे देखकर चुप हो जाती है। रूपाली बहाने से कुछ सामान उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे सिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सिया उससे इतना चिढ़ती है कि किसी और से भी उसकी तारीफ नहीं सुन सकती। तभी साहिल भी कमरे में आ जाता है। रूपाली साहिल को सिया और बुआजी के बीच हुई सारी बातें बता देती है और पूछती है कि आखिर सिया को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब मैं उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहती हूँ तो वह मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। और आज आपकी मम्मी को उसकी ड्रेस नहीं दिखाई दी। शादी से पहले मेरे ब्लाउज के लिए तो इतना हंगामा किया था और आपको पता है सिया ने भी अपने लहंगे के ऊपर ब्लाउज ही बनवाया है। तभी साहिल कहने लगा, अरे छोड़ो ना रूपाली, सिया को तुमसे जलन हो रही होगी कि उसकी शादी है और सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर इसमें भी मेरी गलती है। रूपाली गुस्से में कहती है, अरे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो मेरी प्यारी सी सुंदर सी वाइफ हो। मैंने तो पहले ही कहा है कि तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया करो। साहिल उसे प्यार से समझाता है। साहिल की बात सुनकर रूपाली को हंसी आ जाती है, पर रूपाली सोचने लगी कि लोग बहू और बेटी में इतना भेदभाव क्यों करते हैं। क्या बहू किसी की बेटी नहीं होती? लोग क्यों अपनी छोटी सोच से दूसरे इंसान का जीना मुश्किल कर देते हैं? छोटी छोटी बातों पर टोका टोकी करते हैं, ताने देते हैं। पर रूपाली ने इन सब बातों को अपने दिमाग से निकालना ही बेहतर समझा और वह अपने पहले सोलो डांस के अनुभव के बारे में साहिल को बताना शुरू कर दिया। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया था। शादी की व्यवस्था एक वैकेंट हॉल में की गई थी। आज रूपाली भी पार्लर में तैयार हुई थी। उसने हल्के नीले रंग का लहंगा पहना था जिस पर गुलाबी रंग का दुपट्टा था। हल्के नीले रंग का लहंगा उस पर खूब फव रहा था। आज रूपाली किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब साहिल उसे पार्लर से लेने गया तो एक पल के लिए वह भी उसे देखता ही रह गया। उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। गाड़ी से वैकेंट हॉल जाते हुए उसने रूपाली से कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच में मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो। पता है वैसे पार्लर में जो और भी लेडीज तैयार होने आई थी वो भी यही कह रही थी, तो अब यकीन आ गया कि मैं सच कह रहा हूँ, रूपाली ने शर्माते हुए कहा। साहिल भी गाड़ी चलाता हुआ बार बार उसे देखे जा रहा था। यह देखकर रूपाली को और शर्म आ रही थी। वैकेंट हॉल में काफी रिश्तेदार आ चुके थे। साहिल के ऑफिस के लोग भी अपने परिवार के साथ आए हुए थे। साहिल सबसे रूपाली को मिलवाता है। सभी रूपाली से मिलकर बहुत खुश होते हैं। रूपाली को भी उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। सबकी पत्नियां रूपाली की तारीफ करती हैं तो ऊपर से रूपाली धन्यवाद कहकर शर्मा जाती है, पर उसके अंदर उसका मन मयूर खुशी से नाच रहा होता है। कौन ऐसी महिला होगी जो अपनी तारीफ सुनकर खुश ना होगी। उसे बहुत ही खास वाली फीलिंग हो रही थी। सिया भी पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। उसने लाल चटकीले रंग का लहंगा पहना था। वह भी सुंदर लग रही थी, पर जैसे ही वह रूपाली को देखती है उसके तेवर रूपाली के लिए वैसे के वैसे ही होते हैं। कुछ देर बाद बारात भी खूब धूमधाम से आ जाती है। रिबन कटवाया जाता है। अब दूल्हे की आरती की बारी आती है। इस रस्म में दूल्हे को लकड़ी की पटरी पर खड़ा करके उसकी आरती उतारी जाती है। ये रस्म दरवाजे पर ही होती है, पर यह क्या, विमला जी तो घर से पटरी और आरती की थाली लाना ही भूल गई। बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है। ये एक महत्वपूर्ण रस्म है जो दूल्हे के स्वागत के लिए की जाती है। लोगों में खुसर पुसर होने लगती है। तभी दूल्हे की माँ आगे आकर विमला जी से कहती है, कोई बात नहीं बहन जी, आप आरती का सामान मंगा लीजिए, आरती स्टेज पर हो जाएगी। ये सुनकर विमला जी की सांस में सांस आती है। तभी विमला जी साहिल को घर से जल्दी से पटरी और आरती की थाली लेने के लिए भेज देती है। साहिल घर से पटरी और आरती का सामान ले आता है
और दूल्हे की आरती की रस्म पूरी की जाती है। आरती हो जाने के बाद शादी की दूसरी विधियां शुरू हो जाती हैं। 7 फेरे होने के बाद वधू पक्ष और वर पक्ष के लोग आराम करने लगते हैं। तभी दूल्हे की माँ रूपाली के पास आकर कहती है, बेटा हमें कुछ गद्दे कम पड़ रहे हैं, क्या कुछ गद्दों का इंतजाम हो सकता है? जी आंटी जी, मैं अभी इंतजाम करवाती हूँ, आप बैठिए। रूपाली गद्दों का इंतजाम कराने के लिए चली जाती है। दूल्हे की माँ वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है। रूपाली गद्दों का इंतजाम करा देती है। आंटी जी, मैंने गद्दे बिछवा दिए हैं, आप आराम कर लीजिए। धन्यवाद बेटा, कहकर दूल्हे की माँ चली जाती है। रूपाली भी घर की औरतों के पास आकर बैठ जाती है, जो पहले से ही कुछ बातें कर रही थी। रूपाली बैठ हमारे पास, तेरी शादी के बाद से अभी तुझसे मिल रहे हैं। अब तो शादी ब्याह का बहाना रह गया है एक दूसरे से मिलने का, वरना किसके पास समय है आजकल। उनमें से एक औरत रूपाली से कहती है, जो रिश्ते में रूपाली की ननद लगती थी। दीदी आप सही कह रही हो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अच्छा किया शादी में आ गए, हमें भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू दीदी। हम लोग तो सिया की सास के बारे में बातें कर रहे थे, कितनी अच्छी है। आरती को लेकर गड़बड़ हो गई, सोने के लिए गद्दे नहीं मिल रहे थे, फिर भी एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप गद्दों का इंतजाम कर रही थी। और एक विमला चाची है, उन्होंने कितना हंगामा किया था तेरी शादी में, कितना सुनाया था तेरे घर वालों को, याद है तुझे? याद है दीदी, वो सब मैं कैसे भूल सकती हूँ, भूलना भी चाहूँ तब भी नहीं भूल पाती। सोचकर ही रूपाली उदास हो जाती है। रूपाली की शादी के लिए रूपाली के पापा ने अपनी हैसियत से भी ज्यादा रूपाली को दिया था। साहिल के घर वालों की पसंद की गाड़ी, उन्हीं की पसंद का फर्नीचर, उनके पसंद के सारे वर वक्ष को दिए जाने वाले कपड़े, सारा दहेज उन्हीं की पसंद का था। फिर भी विमला जी और उनके पति रमाकांत जी उन्हें फोन करके बार बार आगाह करते रहते कि शादी में कोई कमी ना रह जाए। रूपाली के पापा अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे और उन्हें वैसे ही तैयारी की जैसे लड़के वाले चाहते थे, लेकिन लड़के वालों के बार बार कहने से वह घबरा रहे थे कि कहीं शादी में कोई कमी ना रह जाए। शादी लोकल थी, इसीलिए बारात में आने वाले लोग भी निश्चिंत नहीं थे। शादी वैकेंट हॉल में ही हो रही थी। शादी के लिए रूपाली पार्लर से ही वैकेंट हॉल में पहुंचने वाली थी। घर के सभी लोग शादी स्थल पर पहुंच चुके थे। सभी बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहे थे। रूपाली की भाभी बहन और भी परिवार की सभी औरतें दरवाजे पर खड़ी बारात का इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर शहर भर के मेहमानों का आना जाना भी लगातार जारी था। लोकल शादी थी, इसलिए दोनों तरफ के लोग भी एक दूसरे को जानते थे। रूपाली के पापा और भाई उनके स्वागत में लगे हुए थे। रूपाली की छोटी बहन रिया तो आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसे जूते चुराने का मौका जो मिलने वाला था। जूते चुराने के लिए उसने बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। तभी नाचती गाती बारात भी आ जाती है। रिबन कटवाने की रस्म के बाद दूल्हे की आरती की तैयारी की जाती है। तभी एक गड़बड़ हो जाती है। लकड़ी की पटरी तो घर ही भूल गए। बस इसी बात पर विमला जी भड़क जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इतनी भी अकल नहीं है कि दूल्हे की आरती में पटरी भी रखनी होती है। रीति रिवाजों का बिल्कुल भी पता नहीं है तुम लोगों को। बारात का ढंग से स्वागत करना भी नहीं आता। अगर शादी की तैयारी ढंग से नहीं कर सकते थे तो शादी करनी क्या जरूरी थी? विमला जी के मुंह में जो आ रहा था वह लगातार बोले जा रही थी। रूपाली के भाभी बहन और परिवार वाले चुपचाप उन्हें सुने जा रहे थे। शादी में आए सभी मेहमान उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। शादी का वातावरण अजीबोगरीब हो गया था, पर विमला जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिया को बहुत रोना आ रहा था, उससे वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। सारे मेहमान यही तमाशा देख रहे थे। फिर किसी तरह विमला जी की बहन ने उन्हें चुप कराया और दूसरी तरफ ले गई। तब जाकर कुछ शांति हुई। चुपचाप दूल्हे की आरती कर ली गई। अब शादी में किसी को वह उत्साह नहीं रहा। रूपाली का भाई पंकज साहिल को स्टेज तक ले जाता है, पर जब तक चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। विमला जी के व्यवहार से सभी हैरान थे कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। सारे मेहमानों के सामने लड़के वालों को इतना कैसे सुना सकती है। पर विमला जी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। पंकज के दोस्त रवि से रहा नहीं जाता है। वह पंकज से कहता है, यार कैसे लोगों में तुमने अपनी बहन की शादी कर दी, कि तो बहुत घटिया लोग हैं। इस पर पंकज कहता है, हमने तो इनके बारे में पूछताछ की थी, तब तो सब सही लग रहा था। देख ले यार, मुझे तो सही नहीं लग रहा है।
रवि पंकज से कहता है। अब पंकज को भी अपनी बहन की चिंता हो रही थी। वह सोच रहा था कि जो औरत इतने लोगों के बीच ऐसा व्यवहार कर सकती है, वह अपने घर पर क्या करती होगी, कैसे रहेगी रूपाली। अभी पंकज ये सब सोच ही रहा था कि तब तक रूपाली भी वेकेंट हॉल पहुंच जाती है। शादी की सभी रस्में हो रही थी, पर रूपाली को कुछ कमी लग रही थी, क्योंकि कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था। उसे अभी तक किसी ने नहीं बताया था कि बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। किसी ने कोई हंसी मजाक नहीं किया, ना जूते चुराने की रस्म हुई। बस मेमन से सब उपस्थित थे। फिर शादी होने के बाद रूपाली और साहिल को घर ले जाया गया, क्योंकि विदाई वहीं से होनी थी। जब रूपाली घर पहुंची तब अकेले में ले जाकर उसके परिवार वालों ने उसे बताया कि शादी में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। रूपाली को ये जानकर बहुत दुख भी हुआ और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, अपनी सास विमला जी पर नहीं बल्कि अपने घर वालों पर, क्योंकि उन्होंने चुपचाप उनकी बातें सुनी। उन्हें जवाब देना चाहिए था। रूपाली सोचने लगी कि उसे उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। उसे ऐसी शादी नहीं करनी थी जिसमें उसके परिवार की बेइज्जती होती हो। उनकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। फिर रूपाली की मम्मी उसे समझाने लगती है, जो हो गया सो हो गया, तो गुस्सा लेकर ससुराल मत जा। शादियों में ये सब तो होता रहता है। अब शादी हो गई है, उसे अच्छे से निभाना। रूपाली चुपचाप अपनी मम्मी की बातें सुनती रहती है। आज पहली बार उसे अपने होने पर अफसोस हो रहा था। उसी के कारण उसके परिवार का इतना अपमान हुआ, उन्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। क्या लड़के के माता पिता होना इतना बुरा होता है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं होती? ये सोचती हुई रूपाली भारी मन से अपने घर से विदा हो गई। रूपाली कहाँ खो गई? रूपाली की ननद ने रूपाली को हाथ लगाकर पूछा। उनके हिलने से रूपाली अतीत से वर्तमान में लौट आई। क्या हुआ रूपाली, कहाँ खो गई? ननद रूपाली से पूछती है। कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी, कहकर मुस्कुरा देती है। पर वह मुस्कुराहट उसके अंदर के दर्द को छिपा नहीं पाती। तभी एक महिला जो रिश्ते में उसकी जेठानी लगती है, उससे पूछती है, रूपाली तेरे मायके वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या वह शादी में नहीं आए? तभी रूपाली गहरी सांस लेते हुए कहती है, दीदी कैसे आते, जब उन्हें बुलाया ही नहीं गया। उन्हें तो शादी का कार्ड तक नहीं दिया गया। रूपाली इस सवाल का जवाब देते देते थक गई थी। अब तक कई रिश्तेदार उसके मायके वालों के बारे में पूछ चुके थे। हर बार जवाब देते हुए उसका मन टूट जाता था। शादी का कार्ड नहीं दिया, ये तो हद हो गई। अपने संबंधियों के साथ कोई ऐसा करता है भला? चाहे कोई भी बात हो, पर कार्ड तो देना ही चाहिए था। दीदी यहाँ तो जो हो जाए वही कम है, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, कहकर रूपाली चुप हो जाती है। रूपाली को यूं उदास देखकर उसके जेठानी बात को बदल देती है। रूपाली सिया की ज्वेलरी तो बहुत सुंदर है, पर उसका लहंगा इतना खास नहीं है, सिंपल लाल रंग है, कुछ अलग नहीं लग रहा। कितने का है? 40,000 का है दीदी। इतने पैसे खर्च किए उतने वसूल नहीं होंगे। तेरा लहंगा बहुत सुंदर है, तूने लहंगा यहीं से लिया है या लुधियाना से? नहीं दीदी, ये तो मैंने चांदनी चौक से लिया था। मेरी एक सहेली फैशन डिजाइनर है, उसी ने मुझे ये दिलवाया था। उसे कपड़ों और फैशन की बहुत जानकारी है। वो तो दिख रहा है, नीले रंग का सेट भी कुछ अलग हटके है। जेठानी लहंगे को निहारते हुए कहती है। ऐसे ही बातें करते करते विदाई का समय भी आ गया। विदाई के समय विमला जी को उदास देखकर सिया की सास उन्हें तसल्ली देती है कि वह सिया को बेटी बनाकर रखेंगी। उनके ये शब्द सुनकर रूपाली विमला जी की ओर देखती है, जो अपनी बेटी को प्यार किए जा रही थी। सिया की विदाई हो जाती है। उसके बाद साहिल और रूपाली गुड़गांव आ जाते हैं। क्या कोई बम फूटने वाला है? क्यों, तुमने रास्ते भर बात नहीं की? मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि बम कब फटेगा। आपको मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं, मुझे पता है बहुत कुछ गलत हुआ है, और उसके लिए काफ़ी हद तक मैं भी जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने उन्हें हमारी शादी के बाद ही रोक दिया होता, जब उन्होंने पहली बार तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया था, तो आज उनकी ये सब करने की हिम्मत नहीं होती। साहिल को अपने बर्ताव पर अफसोस हो रहा था। पता नहीं जिस चीज़ के लिए उन्होंने हमारी शादी में इतना हंगामा किया था, सिया की शादी में उन्होंने उससे भी ज़्यादा गलतियाँ की। क्या उन्हें एहसास हुआ होगा उन्होंने मेरे परिवार के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था? भगवान ने उन्हें वैसी परिस्थिति में डाला। क्या उन्होंने उनका इशारा समझा होगा कि वह दूसरे के साथ कितना बुरा बर्ताव करती हैं? नहीं समझा होगा। रूपाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने मेरे परिवार को शादी में न्योता तक नहीं दिया। क्या इस घर में मेरा इतना भी सम्मान नहीं?
मैं लोगों के सवालों का जवाब देते देते थक गई हूँ। क्या कसूर था मेरे पापा का, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में पहली बार अपनी बेटी का पक्ष लिया था और उनकी गलत बातें सुनने से इनकार कर दिया था। इसका बदला उन्होंने सारे समाज के सामने दिया। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं कि मेरा भाई हर साल दीपावली पर उनके घर आता था, वह उससे ढंग से बात तक नहीं करती थी। मैं भी अपने भाई को मना करती थी कि तू यहाँ मत आया कर, पर वह कहता था कि रस्म निभाने के लिए ये सब करना पड़ता है। रूपाली गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह हमेशा मेरी और मेरे परिवार की बेइज्जती करती है। हमारी शादी में भी उन्होंने यही किया था और अब सिया की शादी में भी यही किया। जब से हमारी शादी हुई है उनका मेरे प्रति यही व्यवहार है। पर अब बहुत हो गया, मैंने बहुत निभा लिया, अब मैं और समझौते नहीं करना चाहती। रूपाली दृढ़ निश्चय के साथ अपने आंसू पोंछ लेती है। साहिल बोला, तुम्हारे हर फैसले में मैं साथ हूँ, अब मैं तुम्हारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डालूंगा। साहिल रूपाली से वादा करता है। अगले दिन साहिल ऑफिस चला जाता है। रूपाली घर के काम कर रही होती है, पर उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह सोच रही थी कि अगर वह शादी में ना जाती तो क्या होता। उसके सास ससुर को लोगों का मुंह बंद कराना मुश्किल हो जाता, लेकिन वह अपनी ओर से लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन उसके ससुराल वालों को उसके किसी चीज़ की कदर नहीं है। यही सोचते सोचते शाम कब हो गई उसे पता ही ना चला। तभी साहिल भी घर आ गया। रूपाली फिर भी साहिल से नाराज़ थी। रूपाली का बर्ताव देखकर साहिल बोला, रूपाली जो हो गया उसे मैं ठीक तो नहीं कर सकता, पर वादा करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमेशा ऐसे ही कहते हो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि तुम खुश हो जाओगी। साहिल रूपाली को छेड़ते हुए कहता है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। ये कहकर वह साहिल की ओर से मुंह फेर लेती है। कोई बात नहीं, हम दीवारों को सुना देते हैं। तो दीवारों सुनो, मेरे बॉस और उनकी पत्नी शादी में आए थे, तो जब उनकी पत्नी ने रूपाली को देखा तो उन्होंने रूपाली को ही दुल्हन समझ लिया था। वह तो बॉस ने उन्हें बताया कि भाई ये दुल्हन नहीं है, साहिल की वाइफ है। तो दीवारों आज बॉस ने मुझे ये बात बताई थी। साहिल की बात सुनकर रूपाली चुपके से मुस्कुराने लगती है। रूपाली को मुस्कुराता हुआ देखकर साहिल कहता है, दीवारों आज सिद्ध हो गया है कि पत्नी कितना भी नाराज हो, पर अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर वह हमेशा खुश हो जाती है। अभी बताती हूँ मैं आपको। रूपाली साहिल को तकिया मारने लगती है। साहिल उससे बचने के लिए भागने लगता है। रूपाली की शादी हुई 1 वर्ष बीत चुका था। रूपाली के जीवन में भी खुशखबरी आ गई थी। वह 3 महीने की गर्भवती थी। रूपाली और साहिल बहुत खुश थे, परंतु डॉक्टर ने रूपाली को बेड रेस्ट बताया था। रूपाली फिर भी घर के काम करती रहती थी, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब ही रहती थी। सिया की सास को भी रूपाली की तबीयत के बारे में पता चला, तो वह रूपाली का हाल चाल जानने के लिए रूपाली को फ़ोन करती है। औपचारिक बातचीत होने के बाद सिया की सास रूपाली से पूछती है, रूपाली एक बात तो बताओ, क्या आप लोगों के यहाँ ये रिवाज है कि करवा चौथ पर लड़की अपनी मायके में रहती है और दामाद भी उसके साथ रहता है? ऐसा तो कोई रिवाज नहीं है आंटी जी, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? रूपाली उत्तर देती है, अरे तुम्हारी सास का फ़ोन आया था, वो करवा चौथ आने वाला है, तो वह कह रही थी कि आप लोगों के यहाँ ऐसा रिवाज होता है, पर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे भी एक बार पूछ लूँ। आंटी जी, मेरे समय में तो ऐसा कोई रिवाज नहीं था, अब बन गया हो तो मैं कह नहीं सकती हूँ। रूपाली को अपनी सास के कथन पर हैरानी हो रही थी। कोई बात नहीं रूपाली, तुम अपना ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा। मैं फ़ोन रखती हूँ। जी आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। फ़ोन कट जाता है और रूपाली सोचती रह जाती है कि कैसे लोग हैं ये, सब चीज़ों को कैसे अपने हिसाब से बदल लेते हैं। मुझे तो मेरी पहली करवा चौथ पर मेरे घर तक जाने नहीं दिया था, तब ये रिवाज नहीं था और दामाद को रखने का भी अच्छा बहाना है, जबकि इन्हें तो मेरे घर पर 10 मिनट भी रुकने नहीं देते हैं। सोचते सोचते रूपाली अपनी पहली करवा चौथ के बारे में भी सोचने लगती है। शादी होने के कुछ महीनों बाद साहिल रूपाली को अपने साथ गुड़गांव ले आया था। रूपाली की पहली करवा चौथ आने वाली थी। रूपाली की सास बहुत खुश थी। रूपाली की सास ने कहा था कि उसकी पहली करवा चौथ है तो वह उसे अच्छे से पूजा करना और सारी विधियां सिखाएगी।
जिससे वह आगे से खुद अच्छे से सारी विधि कर सके। विमला जी का शादी में किए गए व्यवहार की वजह से रूपाली उनके पास नहीं जाना चाहती थी। रूपाली ने साहिल को बताया कि वह करवा चौथ पर अपने घर जाना चाहती है। उसकी मम्मी अच्छे से उसे सब पूजा पाठ करना सिखा देगी और उसे अपने घर गए हुए भी काफी समय हो गया है। उसका मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, मैं मम्मी पापा से पूछकर बताता हूँ, साहिल रूपाली से कहते हैं। रूपाली खुश हो जाती है। उसका अपने घर जाने का बहुत मन हो रहा था। साहिल शाम को अपने घर फोन करता है और रूपाली को करवा चौथ पर उसके घर भेजने के लिए पूछता है। साहिल की बात सुनते ही उसके मम्मी पापा भड़क जाते हैं और वह साहिल पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर वह साहिल से रूपाली को फोन देने के लिए कहते हैं तो साहिल रूपाली को फोन पकड़ा देता है। रूपाली डरती डरती फोन ले लेती है। रूपाली को उन लोगों के फोन आने से बहुत डर लगता था। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर रूपाली को ताने मारती रहती थी। जब कभी भी साहिल के घर से फोन आता था, रूपाली के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। उसे ऐसा लगता था पता नहीं आज किस बात के लिए सुनना पड़ेगा। रूपाली के मन में उन लोगों का अजीब सा डर बैठ गया था। रूपाली डरते हुए फोन पकड़ लेती है। उधर से साहिल के पिता रूपाली से बात करते हैं तो रूपाली उन्हें नमस्ते करती है। रमाकांत जी कहते हैं, रूपाली, साहिल कह रहा है कि तुम्हें करवा चौथ पर अपने घर जाना है। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की। तुम्हारे पापा ने बड़ा शादी में कुछ किया है जो करवा चौथ पर कुछ देंगे। ऐसी होती है शादी जैसी उन्होंने की है। शादी तो हम बताएंगे कैसी होती है जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। शादी तो शादी, उन्होंने तो गाड़ी के पैसे भी पूरे नहीं दिए, पर मेरे पापा ने तो पूरे पैसे दिए थे। कहीं पूरे पैसे नहीं दिए तेरे पापा ने, 1 लाख रुपए कम दिए हैं। पर वर कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, समझी, कहकर रमाकांत जी फोन काट देते हैं। रूपाली फोन हाथ में लेकर उसे घूरती रहती है। आंखों में आंसू आ जाने के कारण उसे फोन भी धुंधला दिखाई देने लगता है। रूपाली की ऐसी हालत देखकर साहिल को उसकी चिंता होने लगती है। वह रूपाली से पूछता है, क्या हुआ रूपाली, तुम ऐसे क्यों बैठी हो, क्या कहा पापा ने? रूपाली साहिल की बात का कोई जवाब नहीं देती और कुछ सोचकर अपने घर फोन लगा देती है। उसके मम्मी फोन उठाती हैं। रूपाली का फोन जानकर वह बहुत खुश हो जाती है और रूपाली से पूछती है, रूपाली, साहिल ने अपने घर पर पूछ लिया क्या, हम कब लेने आ जाएं तुझे? मम्मी, मैं नहीं आ रही हूँ, उन्होंने मना कर दिया है। पर क्यों मना कर दिया? रूपाली उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और उनसे पूछती है, मम्मी, पापा जी कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। तेरे पापा यहीं हैं, क्या बात है? रूपाली की मम्मी को चिंता होने लगती है। आप प्लीज पहले पापा जी को फोन दो। रूपाली की मम्मी हार कर रूपाली के पापा को फोन दे देती है। रूपाली के पापा फोन लेते हैं। रूपाली, क्या बात है बेटा? पापा जी, आप मुझे ये बताइए, आपने गाड़ी के लिए कितने पैसे दिए थे? बेटा, जितने उन्होंने मांगे थे पूरे 8 लाख रुपए दिए थे, पर इनके पापा तो कह रहे हैं कि आपने 1 लाख रुपए कम दिए थे। नहीं बेटा, पूरे पैसे दिए हैं, हमारे पास गवाह भी है, जिन्होंने शादी कराई है उनके सामने पूरे पैसे गिनकर दिए हैं। फिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? छोड़ ना बेटा, ये सब तो शादी ब्याह में चलता रहता है, इन बातों को गंभीरता में नहीं लेते। नहीं पापा जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आपने पूरे पैसे दिए हैं तो वह इस बात को नकार कैसे सकते हैं? आप उनके पास जाकर इस बात को क्लियर कर लीजिए। कोई बात नहीं रूपाली, रिश्तेदारी में तो ये सब चलता रहता है, वैसे भी हम लड़के वाले हैं। पापा जी प्लीज, अगर आप इस बात को उनके पास जाकर क्लियर नहीं करेंगे तो फिर मैं कभी भी इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी। नहीं नहीं रूपाली, ये गाड़ी तो हमने तेरे लिए दी है बेटा, अगर तू ही इसमें नहीं बैठेगी तो हमारी इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा? अच्छा ठीक है, मैं कल ही तेरे अंकल जी को लेकर तेरे ससुराल जा आऊँगा, अब खुश हो। पापा जी अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, आपसे कल बात करूँगी। ठीक है, फ़ोन कट जाता है। साहिल चुपचाप रूपाली के पास बैठा उसके बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फ़ोन कट जाने के बाद साहिल रूपाली से उसके दुखी होने का कारण पूछता है। रूपाली उसे पूरी बात बता देती है। बात पता चलने पर साहिल को बहुत बुरा लगता है। वह कहता है, सॉरी रूपाली, मेरी वजह से ही तुम्हें हमेशा ये सब सुनना पड़ता है। मैं जितना सोचता हूँ कि सब मिलजुल कर खुशी से रहेंगे, उतना ही मेरे मम्मी पापा ऐसी हरकतें करते हैं कि मुझे खुद अपराध बोध होने लगता है। पता नहीं ये चीजें कभी सही होंगी भी या नहीं,
ये चीज़ें तब तक सही नहीं हो सकती जब तक वह दूसरों को भी अपने बराबर सम्मान नहीं देते। उनके हिसाब से बहू का मतलब है चुपचाप उनकी हर सही गलत बात को मानने वाली। अगर अपनी कोई बात रख दी तो उल्टा जवाब देना हो जाता है। और लड़के वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वह लड़के वाले हैं। हाँ हाँ, रूपाली अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए हंसने लगती है। रूपाली, संभालो अपने आप को, क्या कर रही हो तुम? अपने घर जाना है तो तुम्हें छोड़ दूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना है। पता है कभी कभी मन करता है मर जाऊं, सब खत्म, सारी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मेरे परिवार की बेइज्जती होना खत्म, पर क्या मैं सुकून से मर सकती हूँ? तब क्या सब ठीक हो जाएगा? सब कहेंगे अरे शादी के बाद लड़की ने सुसाइड कर लिया, जरूर किसी से चक्कर चल रहा होगा, लड़की में ही कमी होगी। तब भी मेरी फैमिली को ही सुनना होगा और अपने परिवार का भी ख्याल आता है। उन्होंने मेरी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी की है, मुझे इतना प्यार दिया है और मैं उन्हें इतना बड़ा दुख दूं, मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। और तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता? साहिल रूपाली के आंसू पोंछते हुए उससे सवाल करता है। आपका क्या है? आप मजे से अपने मम्मी पापा की पसंद से दूसरी शादी कर लेना, मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी। मैं अपनी इसी शादी में बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हें वह फ़ोन ही नहीं देना चाहिए था, मुझे क्या पता था पापा ये सब बातें करेंगे। तभी साहिल कमरे से बाहर अपने पिता से फ़ोन पर बात करने के लिए चला जाता है। रूपाली भारी कदमों से अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और रोते रोते कब उसके आँख लग जाती हैं उसे पता ही नहीं चलता। जब साहिल कमरे में आता है तो वह सो चुकी होती है। साहिल रूपाली को सोता देख उसे कंबल उड़ा देता है। साहिल रूपाली को सोते हुए देखकर सोचता है कि कितनी खुश थी उसकी रूपाली, अपने घर जाने के लिए कितनी उत्सुक थी, पर एक फ़ोन से उसकी सारी खुशियां छीन ली। साहिल रूपाली के सिरहाने बैठकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो रूपाली, ये सब मेरी गलती है। वह तुमसे ये सब कह पाते हैं क्योंकि मैंने कभी उन्हें रोका टोका नहीं। मुझे लगा वो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा उनके प्रति फर्ज है, पर अब और नहीं। मेरी तुम्हारे प्रति भी जिम्मेदारियां हैं, मैंने उन्हें मना कर दिया है। अब वह तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे, अगर उन्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहेंगे। अब मैं तुम्हें कभी किसी को कुछ नहीं कहने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अगले दिन रूपाली की आँख जल्दी खुल जाती हैं। वह बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर ठंडी हवा चलने के कारण वे दोनों हाथों में अपने आप को समेट लेती हैं। आसमान में पक्षी उड़ान भर रहे थे, पंछियों की चहचहाटी उसके मन को सुकून दे रही थी। काश मैं भी एक पंछी होती तो इस आकाश में उड़ान भरती बिना किसी की परवाह किए। रूपाली मन में सोचती हुई गहरी सांस लेती है। क्या सोच रही हो? कहते हुए साहिल रूपाली के गले में अपनी बाहें डाल देता है। कुछ नहीं, बस इन पंछियों को देख रही थी। चलिए आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। मैं सोच रहा था कि आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और तुम्हें कहीं घुमाने लेकर चलता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, आप ऑफिस चले जाइए। पर रूपाली, फिर कभी घूमने चलेंगे, रूपाली ने शांत भाव से कहा। आप ऑफिस जाइए, मैं घर पर रुक जाता हूँ, तुम उदास लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, आपको पता है ना, मुझे थोड़ा समय लगता है, पर मैं ठीक हो जाती हूँ। कल के बारे में देखिए, अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा मन होगा तब बात करेंगे। ठीक है, रूपाली हाँ में सिर हिला देती है। साहिल तैयार होकर नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। रूपाली बार बार घड़ी की ओर देखे जा रही थी। आज उसका समय काटे नहीं कट रहा था। आज घड़ी इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही है? वह एक दो बार अपने घर फ़ोन कर चुकी थी। उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि उसके पापा जी हरि प्रसाद अंकल के साथ ससुराल गए हुए हैं। दोपहर के 2 बज चुके थे, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। रूपाली की मम्मी का फ़ोन था। रूपाली ने फ़ोन का रिसीवर उठाते ही हड़बड़ाते हुए पूछा, मम्मी बात क्लियर हो गई? हाँ बाबा, हो गई। जैसे ही तेरे पापा जी घर आए हैं, उन्होंने सबसे पहले तुझे ही फ़ोन करने को कहा है। ले अपने पापा से खुद बात कर ले। रूपाली की मम्मी उसके पापा को फ़ोन दे देती है। हेलो हेलो पापा जी, नमस्ते। पापा जी, सारी बात क्लियर हो गई? उन्हें पता चल गया कि हमने पूरे पैसे दिए हैं? हाँ बेटा, पता चल गया, पर तू पहले सांस तो ले ले। आपने जो कहा उसे सुनने के बाद अब मैं चैन की सांस ले पा रही हूँ, वरना कल से तो जैसे मेरा दम ही घुटा जा रहा था। बेटा तू ऐसे परेशान ना हुआ कर, हम है ना,
तेरी हर परेशानी को दूर करने के लिए। जानती हूँ पापा जी, तभी तो जी पा रही हूँ। कहते हुए रूपाली चुप हो गई। पर पापा जी, आपने उन्हें यकीन कैसे दिलाया? ये तो सब हरि प्रसाद जी का कमाल है। ऐसा क्या किया हरि अंकल ने पापा जी? तू तो जानती है, तेरे ससुराल वालों ने अपनी सारी डिमांड हमें पेपर पर लिख कर दी थी, और क्योंकि वह बिचौलिया था और हमारे जानकार भी, तो मैंने सारा सामान और गाड़ी के पैसे उन्हीं से तेरे ससुराल वालों को दिलवाए थे। तो जब उन्होंने सभी कुछ उन्हें दिया तो तेरे ससुर से उनके द्वारा दिए गए पेपर से मिलवाया भी, और जब सब कुछ उनके मांगों के अनुसार था तो उनसे उस पेपर पर हस्ताक्षर लिए थे कि हमारी ओर से इतना सामान और पैसे उन्हें दिए गए हैं। और आज वही पेपर काम आ गया। वाह पापा जी, हरि प्रसाद अंकल ने तो कमाल कर दिया। हाँ बेटा, आज उन्हीं के कारण हम ये सिद्ध कर पाए, वरना हमारी बेटी तो कभी उस गाड़ी में नहीं बैठने वाली थी जो उसके पापा ने उसके लिए दी थी। पापा जी, देख रूपाली बेटा, कोई कुछ भी कहे, तू हमारे लिए अनमोल है। हमने तेरी शादी की है, तुझे छोड़ा नहीं है। अगर हम उनकी गलत बातें बर्दाश्त करते हैं तो तेरी खुशी के लिए, और अगर तू ही खुश नहीं तो इन सब का क्या फ़ायदा? पापा जी, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझसे वादा कीजिए कि आगे से आप उनकी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बेटा, हमारी खुशी तो बस इसी में है कि तू हमेशा खुश रहे। अच्छा, अब जल्दी फ़ोन रख और कुछ खा ले। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया होगा। आपको कैसे पता? हम क्या अपनी बेटी को नहीं जानते? पापा जी,